चलो बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा हम लोग अभी कल हमने स्टार्ट करा था बच्चा अपना पहला लेक्चर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के पिछले लेक्चर में, मतलब जो कल वाला लेक्चर था, हमने उसमें सारे ये सब करे थे। अभी हम लोग आईसीआई के मटेरियल से सारी थ्योरी कर रहे हैं बच्चा, कि हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट क्या है, हमारे पास वहां पर हमने कवर अप करा था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, हमने कवर अप करा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। वी हैव डन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट वगैरह हमने करे थे। सो आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। हमने कुछ बीच में एक दो सम्स भी करे थे इसको रिलेटेड, बट आज हम लोग कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। अब बच्चे के मन में पहला सवाल, सर कंजर्वेटिज्म क्या होता है? देखो, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, कहते हैं फ्यूचर में होने वाले नुकसान को तुम एंटिसिपेट कर लो, बट फ्यूचर में होने वाले गेन्स को तुम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। सिंपल सी भाषा में बात करें कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स बनाते वक्त फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का अंदाजा लगाकर उसके रिजर्व्स बना सकता है, उसके प्रोविजंस बना सकता है। बट अगर आप बोलोगे कि हम उसके वहां पर प्रॉफिट्स को पहले से अपने गेन्स को एस्टिमेट करके बैठ जाएं कि मुझे ये फायदा होगा, वो आप नहीं कर सकते। सो बच्चे याद रखना, कंजर्वेटिज्म को हम लोग प्रूडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी ये बुक है अपनी, तो ये आप इसी में लिख लें, कंजर्वेटिज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट एक ही बात होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप लोग फिक्स्ड एसेट्स के बारे में तो चलो ठीक है, करंट एसेट के बारे में, स्टॉक के बारे में कहा जाता है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ये विच एवर इज लोअर क्यों सिलेक्ट करते हैं? हमने आज तक ये सुना है पर सीखा कभी नहीं लॉजिकली कि हम इसको क्यों कहते हैं विच एवर इज लोअर। हम कह तो देते हैं विच एवर इज लोअर, बट व्हाई डू वी से विच एवर इज लोअर? कभी सोचा आप लोगों ने हम ऐसा क्यों बोलते हैं? सॉरी यार, माइक तो लगाया ही नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चा माइक लगाना भूल गया था, वेरी सॉरी। आप लोगों को पता नहीं आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, ठीक है, सॉरी। बेचारे इतने शरीफ बच्चे बोलते भी कुछ नहीं है कि सर माइक नहीं लगाया हुआ आपने, आवाज नहीं आ रही, अकेला ही खड़ा बोल रहा हूँ। अच्छा, सो बेटा मैं आपसे बात कर रहा था कंजर्वेटिज्म, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बच्चा, कंजर्वेटिज्म का मतलब मैंने आपको बता रहा था कि हम लोग वहां पर सारे के सारे लॉसेस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। याद रखिएगा बच्चा, हम लोग प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करेंगे, लॉसेस को एंटिसिपेट करेंगे। लॉसेस के लिए हम रिजर्व बना सकते हैं, उसको हम कंजर्वेटिज्म, या दूसरा नाम होता है प्रूडेंस, हम प्रूडेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अब इसमें फंडा क्या है दोस्त, आपको बता देता हूं। हम एक पॉइंट करते हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर होती है। हम बचपन से ये कहानी सीखते आ रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर होती है। अब आप बताओ विच एवर इज लेस क्यों करते हैं? लेस इसलिए लेते हैं बिकॉज अगर आप हायर वैल्यू लोगे तो आपको गेन हो जाएगा। बात सोचो, अगर आप करो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर, तो तुम यहां पर मतलब हो गया कि तुम गेन कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें गेन हो रहा है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो हमें कभी गेन नहीं होता, हम गेन को एंटिसिपेट नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस इज अलाउड। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म के बारे में सारे बच्चे इस बात को दिमाग में रखना कि कंजर्वेटिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें आपकी वैल्यू हमेशा ली जाती है किसकी? लेसर वाली। किस पे? लेसर वाली, ताकि हम नुकसान को एंटिसिपेट कर लें, प्रॉफिट को ना करें। ओके, सो अब इस केस में ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको मार्क करना बच्चा। 3 बातें इस कॉन्सेप्ट में आती है। बेटा आपने अपनी बुक्स में मार्क कर ले सारे, अगर आपके पास सीए का मॉड्यूल है तो उसमें प्लीज मार्क कर ले, अगर नहीं है तो इसको बाद में कर लेना याद से।
कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 पहला होता है प्रूडेंस। ठीक है, प्रूडेंस क्या होता है बच्चा? प्रूडेंस बेसिकली क्या है? दैट मीन्स जो हमारा फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल लॉसेस हैं उनकी जजमेंट करना। ठीक है, मतलब प्रूडेंस बेसिकली क्या है? गेन्स तो चलो अनसर्टन होते हैं, गेन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट? गेन्स पॉसिबल है कि गेन्स हो या ना भी हो, कोई फंडा नहीं है उसका। बट जो हमारे फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल लॉसेस हैं उसको हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं, उसको कहते हैं प्रूडेंस। नेक्स्ट होता है न्यूट्रलिटी। दैट मीन्स आपका जो आउटलुक होता है वो आप मान के चलते हो कि हम लोग बिजनेस को न्यूट्रल लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूट्रल लेवल पे अंडरस्टैंड करने का मतलब ये होता है कि अपने गेन्स को हम अभी अनसर्टन मान के अलग कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बिजनेस को अपने लॉसेस को गार्ड करने के लिए बिजनेस को सेफ गार्ड करते हैं। मतलब भाई अगर सपोज कर लो, आज अगर हम एक एग्जाम्पल बात करें लाइफ में, हम रियल लाइफ की बात करते हैं, हम आज अगर देखेंगे हमारे पेरेंट्स शुरू से हमें सिखाते आ रहे हैं क्या? पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो। वो क्यों बोलते हैं? यार लाइफ इज अनसर्टन, पता नहीं कब कोई मिस हैपनिंग हो जाए और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ेगी। कभी आपने ये सोचा है अच्छा अच्छा मुझे ये गेन हो जाएगा तो उसके लिए मैं अभी से ऐश करना शुरू कर दूं? नहीं ना। ठीक है, हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम एक कोर्स लेके बैठ गए, हम सीए करेंगे जी। हम सीए क्यों कर रहे हैं? हम फ्यूचर में अपने एक करियर को बनाना चाहते हैं, हम अपने करियर के लिए पहले से प्लान कर रहे हैं। तो यही प्लानिंग आपके लाइफ को न्यूट्रल करती है। ठीक है, इसी तरह बिजनेस में भी होता है। आप अपने लॉसेस को पहले से अंदाजा लगाकर उसके रिजर्व बनाकर उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करते हो। मतलब कल को नुकसान होगा तो रिजर्व से पैसा निकालेंगे और उस लॉस को कवर कर लेंगे। क्या फंडा है दोस्त? कल को नुकसान होगा तो रिजर्व से पैसा निकालेंगे और लॉस को हम लोग कवर कर लेंगे। ये होता है न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। फिर कहता है भाई फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। अब ये बड़ी अच्छी लाइन है, इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आएगा जल्दी से, इसको आपको समझना है एक छोटे से एग्जाम्पल से। व्हाट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन? अब आप एक बात सोचो, आज अगर मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक दोस्त है मिस्टर राजू। राजू के पास, उसको पता है मेरे बैंक में कम से कम 5-6 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो बेचारे को भरोसा तो रहता है ना यार कि मेरे को टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर, मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ही इज फेथफुल रिगार्डिंग हिज फ्यूचर, ही इज फेथफुल रिगार्डिंग हिज फ्यूचर। तो बोलता है हमारे पास ऐसे ही बिजनेस में कई सारे ऑल्टरनेटिव वैल्यूज होती हैं, हमें फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें वहां पर प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें वहां पर लॉस भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अपने होने वाले नुकसान को पहले से रिजर्व बना के उसको हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स वी हैव अ फेथ दैट वी कैन कवर अवर लॉसेस। ये बात याद रखेंगे। सो बच्चा, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल जो है वो काफी सारे अकाउंटेंट कहते हैं कि तुम मत करो, मत फॉलो करो, तुम कंजर्वेटिज्म करके अपनी वेल्थ को डिक्रीज कर रहे हो। बहुत सारे अकाउंटेंट ऐसा बोलते हैं कि यार तुम्हें कंजर्वेटिज्म फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? सपोज कर लो मैंने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया तो प्रॉफिट कम हो गए। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मान लीजिए हमने जो है हमने प्रॉफिट वगैरह की बात करी। जस्ट अ मिनट गाइस, जरा सीए फाउंडेशन वाला पेज निकाल लें। हाँ जी, आ गया। सो हम बात करते हैं दोस्त, हमने ना प्रॉफिट पहले से कैलकुलेट करना है। अब अगर सपोज कर लो, मान लीजिए कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, आप एक पीएल बना रहे हो, ठीक है, तो आप यहां पर जीपी लिखते हो। आप यहां पर अगर रिजर्व्स डाल दोगे तो आपके नेट प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना बच्चा, आपके नेट प्रॉफिट कम हो जाएंगे। बोलता तुम ये करके ना अपने प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहे हो, तुम्हें रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। बट जो अकाउंटेंट सही है वो कहते हैं रिजर्व्स आर नेसेसरी, रिजर्व्स आर नेसेसरी।
आप लोगों ने बैलेंस शीट में सुना होगा कि बैलेंस शीट में एक स्पेशल हेडिंग बनाई जाती है, उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोलते हैं उसे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वो एक स्पेसिफिक हेडिंग होती है बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस की, राइट? वो इसी वजह से होती है कि एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस अपने रिजर्व्स डेफिनेटली मेंटेन करता है। अब जैसे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये सारी चीजें कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर आती है। आपने सुना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। हमें पता होता है बिजनेस में हम सामान उधार में बेच रहे हैं। अब उधार में बेच रहे हैं, क्या पता सामने वाला पैसे दे या ना दे भाई, बैड डेब्ट्स भी तो हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, हम वहां पर पहले से प्रोविजन बना के रख लेते हैं। क्या पता किसी की नीयत खराब हो जाए, पैसे ना दे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट? तो ये होता है सारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है बच्चा, क्लियर है सारे बच्चों को कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बता दें कंजर्वेटिज्म का मीनिंग, अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से बच्चे एक बार अपना बता दें कि कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्लियर है। जल्दी से प्लीज मेंशन कर दें बच्चा कि कंजर्वेटिज्म मीनिंग क्लियर। तो हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे उसके बाद, which is called as consistency। बच्चा फटाफट से एक बार अपने मैसेजेस डाल दे जल्दी से सारे बच्चे। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड। तो भाई इनको भी क्लियर है, फटाफट से आइए बच्चा। कंसिस्टेंसी क्या होता है? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? ओके गाइस, अब कंसिस्टेंसी क्या होता है बच्चा? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में कंसिस्टेंट लेवल पे हर मेथड को बराबर बराबर और सेम लेवल पे फॉलो करना है। देखो कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है, सपोज कर लो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि हमारे कंसिस्टेंसी साहब को क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइए अपने हाथी भैया से मिलते हैं, बड़े दिन हो गए हाथी भैया से मिले नहीं हम लोग। आइए दोस्त, ये आ गए हमारे हाथी भैया, ठीक है जी। हाथी भैया जी कहते हैं कि सर मैं 2009 में अपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज कर रहा हूं। आप लोगों को शायद पता होगा बेटा, डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं स्ट्रेट लाइन, WDV, है ना? तो सपोज कर लीजिए मैं 2009 में मैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज कर रहा हूं। 2010 में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करा। 2011 में मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब हाथी भैया कह रहे, मेरा नहीं, हाथी भैया का, ठीक है। तो 2011 में मैंने क्या शुरू कर दिया, मैंने रिटर्न ऑन वैल्यू शुरू कर दिया। अच्छा, फिर 2012 में फिर से मैंने क्या करा, स्ट्रेट लाइन मेथड शुरू कर दिया। बोलते पागल हो, ये कौन सा तरीका अकाउंट्स बनाने का? तुम कभी अपनी मर्जी से स्ट्रेट लाइन, अपनी मर्जी से WDV, अपनी मर्जी से फिर स्ट्रेट लाइन, तुम्हारे अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। तुम्हारे अकाउंट्स एक कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं बन रहे। नहीं आ रही है? सुना नहीं बेटा? याद रखना, थ्योरी में आती है नींद, बट सुनना है इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें से ना आपको 12 नंबर का पेपर आना है। याद रखना, सीए में 12 मार्क्स की थ्योरी आती है प्लस 4 नंबर अलग से, टोटल 16 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो इसमें बिल्कुल पंगे मत लेना। तो कौन सी लाइन उठा के कौन सा क्वेश्चन डाल देंगे आप सोचते ही रहोगे। ओके, सो अब कंसिस्टेंसी का फंडा ये है मेरे भाई कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि
आपने कभी एसएलएम, कभी डब्ल्यूडीवी, यार बोलता है ये क्या तरीका अकाउंट्स बनाने का, ये तुम सही तरीके से अकाउंट्स बना रहे हो? नहीं यार, तुम्हारे अकाउंट सही तरीके से नहीं बन रहे। तो तुम एक काम करो, तुम एक कंसिस्टेंट लेवल मेथड फॉलो करो जिससे तुम्हारे सारे अकाउंट सही तरीके से बने। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कंसिस्टेंसी यही होता है। कहते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हो तो अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड्स शुड नॉट चेंज। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो आपको सिर्फ यही कहता है कि अगर आप सपोज कर लीजिए हर बार मेथड सेम लगाओगे तो ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपके प्रिंसिपल सही रहेंगे, आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं वो सेम रहनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते, बट आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम। सपोज कर लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 5 साल तक डब्ल्यूडीवी लगा लिया, 5-6 साल के बाद वो कहते हैं चलो हम एसएलएम लगाएंगे। अब वो मेथड चेंज कर रहे हैं आफ्टर 6 इयर्स। हो सकता है कि कोई मार्केट की सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हमारी कंट्री में कोई इकोनॉमिक चेंजेस ऐसे आए हैं कि एसएलएम मेथड ज्यादा बेटर लग रहा है, राइट? तो हम लोग एसएलएम मेथड लगाना शुरू कर देंगे। ओके, अब ये जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे बेटा। डज नॉट इंप्लाई नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर आप अकाउंटिंग को इंप्रूव करने के लिए चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम चेंजेस कर ही नहीं सकते हो। अच्छा, एक बात और, मैं जितनी लाइंस को मार्क करूंगा ना उसको मार्क कर लेना, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन निकाल के डाल सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस में मार्क करूंगा आपके लिए। तो ये लाइन का मीनिंग क्या है? ये लाइन का मीनिंग आपको क्या बता रहा है दोस्त? ये लाइन का मीनिंग आपको ये बता रहा है कि आपका ये मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट्स में हम चेंजेस कर ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा, कहते आप अकाउंट्स में चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग में इंप्रूवमेंट करने से, अकाउंटिंग में चेंज करने से इंप्रूवमेंट होगी तो बेटर तुम चेंज कर लो। ठीक है, अब मुद्दा है कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एन एंटरप्राइज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ओनली। मैं आप लोगों को, जब आप सीए इंटर में जाते हो ना, पहला टॉपिक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंटर में पढ़ाया जाता है, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी और उसमें चेंजेस। तो ये उसकी लाइंस हैं जो उन्होंने यहाँ रखी हैं। बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी में तुम चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बुक्स बनाने के लिए तुम्हें चेंज करना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बुक्स बनाने के लिए चेंज करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कानून के लिए तुम्हें चेंज करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, लॉ चेंज हो जाता है। अब जैसे आज से कई साल पहले, कई साल तो नहीं, 4-5 साल पहले की बात करते हैं, लोग अकाउंट्स बनाते थे एज पर मान लीजिए कस्टम लॉ, सर्विस टैक्स, वैट। वैट पता आप लोग को, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर हमारी कंट्री में जीएसटी आ गया। अब अकाउंटिंग किसके बेस पर होती है? जीएसटी के बेस पर। लॉ चेंज हो गया। ठीक है, अभी जब तक हमारे मोदी जी हैं कम से कम 15-20 बार कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ही करेंगे। उनको आदत है सुबह उठते हैं चलो चेंज कर दो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे ही लॉ चेंज होता है आपके अकाउंटिंग सिस्टम चेंज हो जाते हैं कई बार, तो वो आप चेंज कर सकते हो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पुराने जमाने में कई बार क्या होता था कि आपको याद होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो एक बही खाते लेके बैठे होते थे, वो रेड कलर की बुक। ठीक है, कभी नोटिस करना। अभी आज उसमें अगर आप अकाउंट्स बना रहे हो तो उसमें ढक्कन हो। आजकल लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर में सारा इंफॉर्मेशन डाली और अपने आप ही उसमें अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन आ जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता ना टैली वगैरह लैंग्वेजेस हैं हमारे अकाउंटिंग की। ठीक है, टैली, बिजी वगैरह। तो ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस हैं, तो ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर अगर आपको लगता है कि सर्कमस्टांसेस में चेंज होने से नया मेथड ज्यादा ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन देगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नया मेथड आने से ज्यादा ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन मिलेगा,
तो भी आप अकाउंटिंग में चेंजेस कर सकते हो, तो भी आप अकाउंटिंग में चेंजेस बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, तो बच्चे बेटा कंसिस्टेंसी के बारे में बता दो बेटा, आप लोगों को क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है जी बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बता देंगे कंसिस्टेंसी क्लियर। आपने खाली इतना लिखना है बच्चा, सीसी लिख दो, सीसी मतलब कंसिस्टेंसी क्लियर, सीसी टाइप कर दीजिए बच्चा। देन वी हैव, तब तक हम नेक्स्ट शुरू करते हैं मटीरियलिटी। ठीक है, चलिए गुड गुड गाइस, इफ इट इज क्लियर इट्स वेरी वेरी गुड। अब भाई मेरे मटीरियलिटी क्या होता है, इस प्रिंसिपल को मैं आपको एक बड़े ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। ठीक है, व्हाट इज मटीरियलिटी, मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं हमारे रिलैक्सो भाई साहब को। बहुत देर से हमारे रिलैक्सो भाई साहब जो हैं वो नहीं आ रहे थे। सर रिलैक्सो कौन है? ये देखो भाई, ये हमारा रिलैक्सो है, हर बंदे का नाम रखा हुआ मैंने। अभी मान लीजिए हमारे रिलैक्सो भाई साहब अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। मान लो रिलैक्सो जी अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। मान लो रिलैक्सो का एक दोस्त है, उसका एक फ्रेंड उसके ऑफिस में आया, वो दोनों गए, उन्होंने ऑफिस में बैठ के टी पार्टी करी। मान लो रिलैक्सो ने उस टी पार्टी में 100 रुपया खर्चा कर दिया, 100 रुपीज। मान लो रिलैक्सो का जो बिजनेस टर्नओवर है, टर्नओवर समझते हैं, जो बिजनेस की सेल वगैरह है, ठीक है, जो बिजनेस टर्नओवर है रिलैक्सो का, मान लीजिए वो सपोज कर लीजिए अराउंड 100 करोड़ है साल का, पर annum। अब आप खुद सोचो, क्या रिलैक्सो इस 100 रुपए के खर्चे की परवाह करेगा? क्या वो इस 100 रुपए के खर्चे को बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? यार मेरा दोस्त आया, 100 रुपए की चाय और समोसे हमने खा ली, तो क्या वो इस खर्चे को बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, वो बोलेगा दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन is not material for my business, it is not necessary for my business, इसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा तब भी चलेगा। और अब अगर सपोज कर लीजिए एक बंदा जिसका मान लीजिए बिजनेस टर्नओवर जो है साल का 20,000 है, बोलेगा यार 100 रुपया बहुत है मेरे लिए, 100 रुपया बहुत है, तो 100 रुपए की मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, तो ये 100 रुपया मेरे लिए मटीरियल इंफॉर्मेशन है। अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है, कहता है यार इंफॉर्मेशन हर बिजनेस टर्नओवर के हिसाब से लार्ज स्केल स्मॉल स्केल के बेसिस पे किसी के लिए इंपॉर्टेंट किसी के लिए अनइम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के हिसाब से कोई अमाउंट बहुत छोटी है, उसको रिकॉर्ड मत करो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड मत करो, इग्नोर इट। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो अमाउंट जो है वो वैल्यूएबल है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तुम रिकॉर्ड करोगे। सो कहते हैं एन इंफॉर्मेशन कैन बी मटीरियल फॉर वन पर्सन, मे नॉट बी मटीरियल फॉर अनदर पर्सन, राइट। सो एक इंफॉर्मेशन पॉसिबल है कि वो एक बंदे के लिए मटीरियल हो सकती है, दूसरे बंदे के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो याद रखना बच्चा, इसलिए कहा जाता है कि यहां पर हमारे पास जो बिजनेस टर्नओवर है उस पर डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन आपकी मटेरियल है कि नहीं है। ओके, तो ये लाइन हमने यहां पे पढ़नी है। बोलता है ये प्रिंसिपल कहता है कि कुछ फालतू कॉन्सेप्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हो। याद रखना दिस प्रिंसिपल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये बड़ी अच्छी लाइन है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या था? वो कहता है अकाउंट्स में सब कुछ डिस्क्लोज करो।
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि भाई अकाउंट्स में हर एक चीज को डिस्क्लोज कर, सब कुछ दिखा अकाउंट्स के अंदर। बट मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है, ये उसका एक्सेप्शन है, कहता है यार फालतू चीजें मत दिखा, जो तुझे लगता है काम का है वो दिखा, जो लगता है काम का नहीं है उसको मत दिखा। ठीक है, तो अब इस लाइन को आप पढ़ेंगे मेरे साथ। बोलता है भाई इस प्रिंसिपल में कुछ आइटम का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट होता है आपके बिजनेस पे, तो उनको दिखाओ। अगर वो इफेक्ट आपका इनसिग्निफिकेंट है, मतलब छोटा सा इफेक्ट है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे, ठीक है, आपके बिजनेस के स्ट्रेंथ पे, आपके बिजनेस के टर्नओवर पे। अब जैसे आपने कभी सुना है, हम करते बिजनेस में कैलकुलेटर लिया 100 रुपए का। अब कैलकुलेटर होता तो एसेट ही है, ठीक है, चलता है ना बिजनेस में, कई बार तो कैलकुलेटर चल जाता है, 2-3 साल आराम से निकल जाता है। आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, कितने हुए 10 रुपए जी, लगाओ। ठीक है, तो हम तो नहीं लगाते डेप्रिसिएशन उसके ऊपर। तो कई बार आप ऐसी चीजें जो होती है बिजनेस में इग्नोर कर देते हो बिकॉज ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस, कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द मटेरियलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ आइटम बट अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, nature and level of information, level of person making the decision. Moreover, an item may be material to one person and it may be immaterial to another person. लैंग्वेज समझ में आ गई? इतना इंग्लिश तो सबको आती मेरे ख्याल से भाई। ओके, सो दोस्त, अगर तो आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्लियर है तो बच्चा प्लीज एक मैसेज डाल दें कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्लियर, और आप लोग बताओ बेटा क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब हम आते फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। 3 मेन कौन सी होती है? देखो कभी क्वेश्चन आता है बेटा, आप लोग अपने मैसेज डालते रहना प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आपको क्लियर है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज उसी टाइम पे मैसेज डाल दीजिएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। अदरवाइज आई विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे आगे चलता रहूंगा अगर आपका जवाब नहीं आता तो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बच्चा कौन सी होती है? देखो हमारे पास 3 मेन अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है, ये बात याद रखिएगा। वी हैव 3 मेन अकाउंटिंग एजम्पशंस। सबसे पहला होता है बच्चा गोइंग कंसर्न, फिर होता है कंसिस्टेंसी, फिर होता है अक्रूवल। ये ना अभी के लिए भी लर्न कर लो, ये इंटर में दोबारा से काम आएगा। सीए इंटर में पहला टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही है बेटा, इसे बोलते हैं जीसीए। क्या बोलते हैं बेटा? जीसीए। 3 मेन अकाउंटिंग एजम्पशंस, जीसीए। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है, इसको लर्न कर लो। जीसीए, जीसीए का फुल फॉर्म को अच्छा सा बना लो। ठीक है, जैसे गो सीए, समझ में आ गया? गो सीए या गो कम अगेन, या कुछ भी ऐसा बना सकते हो। जैसे मान लीजिए जी से बना लीजिए गॉड ऑफ सीए। ठीक है, कुछ भी बना लो भाई, तो जीसीए फुल फॉर्म एक बना लो, याद रहेगा। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये 3 मेन असम्पशंस होती हैं। तीनों की मीनिंग मैंने आपको समझा दिए हैं, राइट बच्चा? तीनों के मीनिंग आपको पूरे क्लियर कर दिए हैं। ओके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? सिंपल सा फंडा यार, जितने भी आप लोग कहते हो ना फाइनल अकाउंट्स, सुना होगा आप लोगों ने टर्म फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोग को याद होगा बचपन में हमें सिखाया जाता है बेटा, बचपन में सिखाते हैं जर्नल बना, फिर बना लेजर, लेजर के बाद तू ट्रायल बना, ट्रायल के बाद बच्चा तेरे को ये नहीं पता लगेगा कि तेरे को प्रॉफिट कितना हुआ। कहता है दोस्त तू जर्नल बना लेगा, लेजर बना लेगा, ट्रायल बना लेगा, बट क्या हमें ये पता लगेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस हमें क्या बताता है? सॉरी, कौन बताता है?
हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस हमें बताता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये आपको बताता है कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट, कि भाई साहब आपके पास एसेट है इतने, लायबिलिटी जितने एसेट है कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं सीएफएस। सीएफएस का फुल फॉर्म होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। तो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट एंड सीएफएस, ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंपॉर्टेंस है। इंदर बच्चा जीसीए का कोई मीनिंग नहीं है बच्चा। जीसीए वैसे ही मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया कि आपको कल को क्वेश्चन पूछ ले बाय चांस कि आप ये बताओ कि कौन सी 3 मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है जो सारे बिजनेस फॉलो करते हैं। वो है बेटा गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। वो जीसीए खाली मैंने एक आपको शॉर्ट फॉर्म दिया लर्न करने के लिए, आपको याद रहेगा जीसीए। जीसीए मींस वी हैव 3 मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी इजीली लर्नड। ठीक है बच्चा, तो ये बात याद रखिएगा बेटा, जीसीए का कोई मीनिंग नहीं है। गोइंग कंसर्न हमने समझ लिया था, कंसिस्टेंसी समझ लिया था, अक्रूवल समझ लिया था। तो बच्चों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्लियर है बेटा। चलिए, अब अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? मुद्दा क्या है दोस्त? अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? देखो, इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, सच बताऊं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सिर्फ एक रीड करना है, तो मैं इसका आपको दूंगा सिर्फ एक ओवरव्यू। अब आप समझो, जो अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक तो भाई वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मतलब इस तरह से बनाओ जैसे बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे कई बार सम्स करते हैं, जो टीचर बेचारा हैंडराइटिंग ही नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो वो आप क्या शो कर रहे हो? अंडरस्टैंडेबल नहीं है बच्चा। बहुत सारे बच्चों के लिए, जैसे मैं कल ना +2 वाले बच्चों को बता रहा था कि क्या करते हैं बच्चे पेपर के टाइम पे, अपना बाथरूम और किचन एक ही कर लेते हैं। आप हैरान हो गए, सर बाथरूम और किचन एक ही मतलब? वहीं पे खा रहे हैं वहीं पे हग रहे हैं, क्या मतलब? मैं आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, सेम शीट पे एक शीट ली, उसी पे रफ वर्क, उसी पे फेयर वर्क। अब बेचारा टीचर जो पेपर चेक कर रहा है उसको कैसे पता लगेगा रफ वर्क या फेयर वर्क है? फेयर वर्क हो गया किचन, रफ वर्क हो गया बाथरूम, समझ गए? तो एक ही पेज पे सारा कुछ। तो बच्चे जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंडेबल नहीं बना रहे, वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बोलते हैं एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडेबल हो, उसको हम आराम से रीड कर सकें, समझ सकें। फिर रेलेवेंट, मतलब एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होनी चाहिए जो आपके लिए जरूरी हो। रेलेवेंस का मतलब होता है समथिंग विच इज नेसेसरी, जरूरी हो। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी बनाओ जो आपके बिजनेस के प्रेजेंट लेवल को भी बताए, प्रीवियस लेवल को भी बताए, ठीक है, और थोड़ा बहुत फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सके। तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको हम लोग को प्लान तरीके से सारा बनाना है। अब हम इतने सारे दुनिया भर के अकाउंट सीखते हैं बेटा, वही सीखते हैं ना कि मेथड्स क्या है, टेक्निक्स क्या है अकाउंट्स बनाने की। तो वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? रेलेवेंस। रेलेवेंस दैट मीन्स समथिंग विच इज नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। फिर होता है रिलायबिलिटी। इसके खाली पॉइंट्स लर्न कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो जिस पे आप डिपेंड कर सको, उसमें गलतियां ना हो, गलतियां ना हो, याद रखना, जिस पे आप फेथफुली डिपेंड कर सको। कहते हैं ना फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, तो ये वही चीज है कि आपके अकाउंट्स मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। आपके अकाउंट्स कल को ऐसे ना हो जो आपको कोई उल्टा केस कर रहा है। सपोज कर लो मेरी कंपनी है, अब कंपनीज क्या करती हैं, उन्होंने मान लो मेरी कंपनी ने आज मार्केट में शेयर इशू करे। मेरी भाई एग्जाम्पल को सुनना, मैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ।
मान लो मेरी कंपनी ने आज मार्केट में शेयर इशू करे, तो पहले पब्लिक मुझसे पूछेगी भाई हम आप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको प्रॉफिट्स होने? तो बोलूंगा हायर प्रॉफिट हो रहे हैं, देखो मेरे अकाउंट्स देख लो। अब एक्चुअली में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट्स में हेरा फेरी करके प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। सही कर रहा हूँ? नहीं। क्या मेरी स्टेटमेंट रिलायबल है? नहीं। तो बोलता है यही कहानी है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली रिलायबल होनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट जो है वो लोगों को आपके बिजनेस की पोजीशन को समझने में हेल्प करे। कल को तुम स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड करने की कोशिश करोगे तो लोग केस कर देंगे भाई आपके ऊपर। फिर आपकी स्टेटमेंट कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ आपका कंपैरिजन हो सकता है, या एक ईयर के साथ दूसरे ईयर का कंपैरिजन हो सकता है। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है भाई कि आप एक दूसरे साल में कंपेयर कर सकते हो, यार पिछले साल प्रॉफिट इतने थे, इस साल इतने हुए। ठीक है, तो हमें वहां पर क्या होता है दोस्त, कंपैरिजन करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन इज इजियर, उसे कहते हैं कंपेरेबिलिटी। ओके, अब जो चार मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बताओ चार मेन कौन से हैं? चार मेन हैं, अंडरस्टैंडेबल, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। दैट मींस URRC। याद करना है बच्चा, URRC। तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दीज आर फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा और भी हैं। और क्या है? बोलता है यार मटेरियल होना चाहिए, मतलब जो इंफॉर्मेशन है, याद रखना उसमें कोई गलतियां ना हो, फालतू की चीजें रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, एक तो गलतियां ना हो, एक फालतू की चीजें रिकॉर्ड ना हो, और वही रिकॉर्ड हो जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। जो चीजें आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करना। एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बच्चा अगर आप बात करो तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, तो ये पॉइंट आप रिलायबल के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी बंदा आपकी कंपनी में, जब आपकी कंपनी के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता है ना, तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही मान के चलता है। अब यहां पर आता है रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप पूछो कैसे? सर सीए का रोल फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में कैसे आता है? मान लो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सीए के सिग्नेचर होते हैं, याद रखना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकेटेड मानी जाती है, मतलब सही मानी जाती है। यहां पे जो आप कोर्स कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगती है। कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी सीए के साइन के बगैर कोई भी स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट नहीं मानते। ठीक है, अब जैसे यही फर्क होता है एक नॉर्मल अकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में। अकाउंटेंट क्या करता है, वो खाली अकाउंट्स बनाता है, बट सीए का रोल क्या होता है, उनको ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, उसको चेक करना कि भाई उसने सब कुछ सही करा है। ऑडिटिंग इज अ रोल ऑफ सीए। अगर सीए ऐसा नहीं करता या उसके अकाउंट्स, उसके साइन कोई गलत अकाउंट्स में है, तो भाई मेरे याद रखना उसकी प्रैक्टिस भी कैंसिल हो सकती है। सीए करने के बाद आपको सीओपी मिलता है, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हो, किसी का विश्वास तोड़ते हो, तो आपका ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है लाइफ लॉन्ग के लिए। आई बात समझ में? तो ये बच्चे दिमाग में रखना, इसीलिए कहते हैं कि अकाउंट्स में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, इसको मार्क कर ले, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अच्छा, आप लोग में से किसी को पता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? मीनिंग पता है? नहीं। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं, फिर यहां पर आते हैं। ठीक है, हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए
अपना दोस्त लेते हैं, मिस्टर स्कूटी इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई? मिस्टर स्कूटी। मान लो इनके पास ना एक घर है, घर के स्कूटी जी लीगल ओनर हैं, ठीक है। घर के स्कूटी जी कौन है? लीगल ओनर, ओके। अब यहां पर मान लो स्कूटी जी का एक और दोस्त है, मान लो दोस्त स्कूटी जी का एक दोस्त है, इसका नाम है चिंपू। मान लो दोस्त स्कूटी का दोस्त है चिंपू। अब स्कूटी ने क्या करा? चिंपू को एक घर किराए पे दे दिया, अपना रेंट पे दे दिया, ठीक है। चिंपू ने क्या करा? उस घर को आगे किसी और को रेंट पे दे दिया। फर्दर उसको कहते हैं सबलेट करना। क्या बोलते हैं? सबलेट। जैसे इसने इस घर को लेट करा, लेट करना मतलब किराए पे देना, और आगे उसने सबलेट कर दिया। चलो ठीक है। अब मान लो उसने मिस्टर एक्स को घर किराए पे दिया। मान लो चिंपू ने क्या करा? मिस्टर एक्स को घर किराए पे दे दिया। अब मिस्टर एक्स जो है सियाना बड़ा है, उसको पता लग गया लीगल ओनर स्कूटी है। उसको क्या पता लग गया? लीगल ओनर कौन है? स्कूटी। तो उसने सियानबंदी क्या करी? सियाना बहुत है वो। उसने क्या करा भाई? किराया जाके इसको पकड़ा दिया, लो भाई रेंट आप ले लो। चिंपू कहता है मैं क्या टाइम पास करने आया हूं? चिंपू बोलता नहीं भाई, मैं मानता हूं लीगल ओनर स्कूटी है, बट यहां पर जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका सब्सटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द लीगल फॉर्म। सब्सटेंस क्या है? एक्स ने घर किससे किराए पे लिया था? चिंपू से। तो वो किराया भी चिंपू को ही देगा, वो किराया भी किसको देगा? चिंपू को। तो यहां पर कहते हैं लीगल फॉर्म से ज्यादा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मतलब लीगल फॉर्म से ज्यादा ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, चिंपू आगे उसको किराए पे किराया देगा स्कूटी को। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कई बार ट्रांजैक्शन का सब्सटैंशियल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन द लीगल फॉर्म। अगर मिस्टर एक सीधा जाके किराया स्कूटी को दे देता है तो चिंपू बोल सकता है नहीं भाई, किराया तो तुझे मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि तुझे प्रॉपर्टी रेंट पे मैंने दी है, तो तू उसको थोड़ी प्रॉपर्टी उठा के दे देगा, मतलब सॉरी उसको थोड़ी किराया दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात दिमाग में रखिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन का सब्सटैंशियल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए, मैं आपको यहां पर एक लाइन टू लाइन रीड करूंगा। इफ इंफॉर्मेशन इज टू रिप्रेजेंट फेथफुली द ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स that it purports to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely the legal form। बोलता है भाई आपको जब ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो बोलता है भाई ये भी जरूरी है कि आपने ट्रांजैक्शन के सब्सटैंशियल पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपने सब्सटैंशियल अपने उसके लीगल फॉर्म को देखना है। तो इस लाइन को पढ़िएगा, उसका जो ट्रांजैक्शन का सब्सटैंशियल और इकोनॉमिक रियलिटी वाला पार्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द लीगल फॉर्म। तो लीगल फॉर्म इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोलता है जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन को पढ़िएगा, where rights and beneficial interest in an immovable property are transferred but the documentation and legal formalities are pending, the recording of acquisition disposal by the transferee and transfer would be in substance representing the transaction entered thereto। सर क्या मतलब? इस लाइन का जो मैंने येलो से मार्क करी है इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो फिलहाल हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए स्कूटी ने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी चिंपू को, चिंपू से पैसे ले लिए,
चिंपू से पैसे ले लिए। अब प्रॉपर्टी चिंपू बोलता है मेरे नाम करो, ठीक है, पैसे ले लिए। प्रॉपर्टी चिंपू बोलता है मेरा नाम कर दो। स्कूटी बोलता है भाई अभी कोर्ट 3 दिन के लिए बंद है, तो जब कोर्ट खुलेगा तो प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देंगे। चिंपू बोलता है ठीक है। अब यहां पर मान लो अगर हम देखें तो इन दिनों में ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी हुई है। प्रॉपर्टी जो है वो चिंपू खरीद चुका है, पैसे दे चुका है, बट लीगल ओनर कौन है? स्कूटी है। लीगल ओनर कौन है? स्कूटी है। एग्रीड। इवन द लीगल ओनर स्कूटी, बट प्रॉपर्टी में चिंपू जाके रह सकता है क्योंकि वो पैसे दे चुका है, ट्रांजैक्शन हैज बीन डन। तो यहां पर बोलते हैं कि क्या चिंपू अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी आ गई? यस, चिंपू रिकॉर्ड कर सकता है। मान लो जैसे आज की डेट है, मैं कहता हूं 12 दिसंबर। अब 12 दिसंबर को, नहीं आज 2 दिसंबर है, सॉरी 12 दिसंबर बोल रहा हूं, आज 2 दिसंबर है। मान लो 2 दिसंबर को चिंपू ने प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसे दे दिए। मान लो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो रही है 6 तारीख को या 7 तारीख को, तो चिंपू अपनी बुक्स में 2 तारीख को दिखा देगा, हाँ जी मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने 2 तारीख को मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। तो वेट थोड़ी करेगा। तो यहां पर सब्सटैंशियल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लीगल फॉर्म। बच्चा ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी फटाफट से बता दें कि आपको सारी कहानी ऑनलाइन वालों को क्लियर होनी चाहिए कि सब्सटैंशियल पार्ट क्या होता है। अच्छा, न्यूट्रलिटी और प्रूडेंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है? ये ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा बच्चा। बेटा प्लीज एक बार सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मैसेज कर दें दैट एवरीथिंग इज क्लियर। फिर कहते हैं 10th पॉइंट इजी है कि सारा का सारा प्रॉपर डिस्क्लोजर होना जरूरी है। ऑब्वियसली यार, ट्रांजैक्शन में कंप्लीट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी। और कहता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एक हिसाब से आ गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसे कहते हैं बच्चा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं बेटा। प्लीज एवरीवन शुड मैसेज कि इट शुड बी क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। इट इज कॉल्ड एज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी की पूरी आपकी फुल फेयर और जो भी सफिशिएंट आइटम्स हैं उसको डिस्क्लोज करो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करो। कंप्लीट मतलब उसको इनकम्प्लीट मत छोड़ो, चल यार हम एक काम करते अगले साल कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है? तो बच्चे बेटा ये सारी थ्योरी पढ़ ले। कल हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सीए में 12 + 4 अराउंड 16 नंबर की थ्योरी आती है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं घुमा फिरा के, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बट बच्चों ने एक वादा करना है कि कल इसकी थ्योरी पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूं, ये जो पॉइंट्स हैं इन सब में से पहले 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पहले 4 पॉइंट, ठीक है? और बाकी 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे से पढ़ लेना, बाकी ओवरव्यू ले लेना। पहले 4 पॉइंट URRC, URRC, ठीक है? और 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते होते हैं। बाकी सारे बच्चे एक ओवरव्यू ले सकते हैं सिर्फ, राइट? तो ये आपका सारा थ्योरी प्रिंसिपल्स का, जिसको हम लोग इसके सम्स करेंगे या इसके कह लीजिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, राइट? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डू मैसेज दैट एवरीथिंग इज क्लियर। और आप लोग अभी 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं बच्चा। 1 बज रहे हैं, 1:15 तक आपकी, मैं 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 1:15 तक इको की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1:15 तक, 1:15 तक बच्चा विल स्टार्ट विद इको। सो बच्चे अपना ब्रेक ले सकते हैं दोस्त। एंड प्लीज मैसेज डाल दे दैट एवरीथिंग इज क्लियर। एवरीवन शुड मैसेज बच्चा।
चलिए, थैंक यू।